नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। COP29 की बैठक अजरबैजान बाकू में चल रही है और ये बैठक अब एक ऐतिहासिक बैठक में तब्दील हो गई है, क्योंकि इस बैठक में वैश्विक कार्बन व्यापार को हरी झंडी दे दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्विक कार्बन व्यापार या कार्बन क्रेडिट का जो मुद्दा है वो काफी पहले से इस पर गतिरोध बना हुआ था, तो इस वजह से COP29 की ऐतिहासिकता हमेशा याद की जाएगी। इसको एक ऐतिहासिक बैठक के रूप में देखा जाएगा। समझते हैं इस पूरे संदर्भ को आज के इस वीडियो के माध्यम से। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। COP29 कार्बन ट्रेडिंग को मिली मंजूरी। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से यूपीएससी जीएस फाउंडेशन नए बैच की सूचना है। इंदौर में ये नया बैच 11 नवंबर से शाम 6:15 बजे, करोल बाग में 13 नवंबर से दोपहर 3 बजे, वहीं जयपुर में 27 नवंबर से सुबह 11 बजे से और लखनऊ में 29 नवंबर से सुबह 11:30 बजे से इस नए बैच का प्रारंभ हो रहा है। इससे संबंधित विस्तार से अगर आप क्वेरी चाहते हैं तो 8750187501 पर संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं वीडियो की चर्चा के बिंदुओं पर। सबसे पहले बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, इसी वजह से यह चर्चा में बना हुआ है क्योंकि कार्बन क्रेडिट को लेकर इसकी बात बहुत पहले शुरू हुई थी। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल से इस दिशा में चर्चा शुरू हुई, लेकिन विशेष रूप से अगर बात करें तो जो पेरिस समझौता था वहां से यह अवधारणा आई, उसके एक विशेष अनुच्छेद से यह अवधारणा आई, लेकिन कुछ उस पर गतिरोध थे और वो गतिरोध समाप्त हुए फाइनली COP29 में 2024 में। तो इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। क्या है कार्बन व्यापार, इसी क्रम में उसको भी हम समझेंगे। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको भी समझेंगे, क्या बातें कही गई हैं इसमें और क्यों इस पर अभी तक विवाद चला रहा था, उसमें गतिरोध था। इसको समझने के साथ भारत और कार्बन बाजार, भारत पर इस पर क्या असर पड़ने वाला है, इस हरी झंडी से भारत कैसे लाभान्वित हो सकता है, उसको भी देखेंगे। एक अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे जिसका जवाब आपसे अपेक्षित है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 3 से जोड़कर इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस कार्यक्रम की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजी जाती है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप फॉलो कर सकते हैं। बात खबर की करेंगे तो ग्लोबल कार्बन मार्केट गेट्स ग्रीन सिग्नल एट COP29 अंडर पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6। तो इसी अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 6 के तहत जो ये कार्बन ट्रेडिंग की बात की जा रही है उसको हरी झंडी मिल गई है, बाकू COP29 में मिली है। तो ये तथ्यात्मक रूप से आप याद रखेंगे और इसको अंतिम रूप देने के लिए यहां पर मतदान कर दिया गया। और कार्बन क्रेडिट जो होता है वो कीमतें देशों द्वारा तय उत्सर्जन सीमा कैप के आधार पर निर्धारित होती हैं। इसको विस्तार से भी हम आगे समझेंगे कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है कार्बन व्यापार और इसको लेकर क्यों चर्चा हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इस सफर की बात करें, कार्बन क्रेडिट की बात करें, तो कार्बन क्रेडिट के अगर और पीछे हम तह में जाएं तो क्योटो प्रोटोकॉल जब आया तो वहां से हम कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ देख सकते हैं। एकदम शुरुआती दौर में जब क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ 2005 में, कैसे शुरुआत हुई, इसके जड़ों की अगर बात करें तो स्वच्छ विकास तंत्र बनाया गया, CDM बनाया गया था। लेकिन जब वो क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त हुआ तो ये भी समाप्त हो गया, ये ठंडे बस्ते में चला गया। फिर अनियमित वैश्विक बाजार के रूप में या स्वैच्छिक कार्बन बाजार के रूप में यह दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं जो कार्बन बाजार था वो 2 तरह का था, एक तो स्वैच्छिक था और एक अनुपालन के रूप में। अनुपालन का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोई नीति के तहत उसका अनुपालन किया जाए, तो दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है। इसी रूप में अब चर्चा हुई 2015 में जब पेरिस समझौता आया, तो वहां पर जो अनुच्छेद 6 है इसका, उसमें इस बात की चर्चा की गई। वैश्विक कार्बन व्यापार की चर्चा फिर से शुरू हुई, कार्बन क्रेडिट की बात फिर से शुरू हुई, इसके लिए अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया। लेकिन फिर 2021 में फिर आगे बढ़ेंगे, COP26 हुआ, ग्लासगो में जब हुआ तो उसमें अनुच्छेद 6 पर एक आंशिक सहमति देखने को मिलती है। फिर 2022 में जब COP27 होता है, शर्म अल शेख में होता है, वहां पर आप देखेंगे रिपोर्टिंग और इसके संबंध में नियम और कुछ रजिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रगति और थोड़ी देखने को मिली। लेकिन 2023 में जब COP28 हुआ, दुबई में हुआ, तो यहां पर कुछ मुद्दों को लेकर गतिरोध कायम रहा। इसीलिए COP24 को बहुत ही आशा भरी नजरों से देखा जा रहा था, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि COP29 के दौरान जो शेष नियम है उनको अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी, अंतिम रूप से उसको स्वीकार करने के बाद इसको हरी झंडी दे दी गई है और अनुच्छेद जो 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, उसको लागू कर दिया गया है। तो सबसे पहले कार्बन व्यापार को समझ लेते हैं, इसके इतिहास को आपने समझा, कैसे इसकी प्रगति हुई। देखिए, परिभाषा की बात करें कार्बन ट्रेडिंग की अगर, तो परिभाषित रूप से एक प्रणाली है, एक मैकेनिज्म है जिसमें कि देश या कंपनियां ग्रीन हाउस गैसों में कमी करती हैं और उस कमी से प्राप्त एक सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती, अर्थात
उनको जितना उन्होंने कमी किया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, उसको सर्टिफाइड किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा, उसका प्रमाणन होगा एक निकाय के द्वारा, वो होगा। और उस कटौती को ये बताया जाएगा कि फला देश या फला कंपनी ने इतनी कटौती की है, वो सर्टिफाइड है, और उसके बाद उनको उस आधार पर कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। और उस कार्बन क्रेडिट का जो क्रेडिट उनको मिलेगी उसको वो व्यापार भी कर सकती हैं, उसको बेच भी सकती हैं, और ये कार्बन क्रेडिट बेचने और खरीदने के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए कार्बन क्रेडिट की अगर बात करें तो ये कार्बन क्रेडिट का मतलब 1 टन CO2 या CO2 के इक्वल या कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कटौती से की जाती है। अर्थात इसको मापने की अगर बात करें तो ये जो कार्बन 1 क्रेडिट होगी वो किसके समतुल्य होगी? तो कार्बन 1 क्रेडिट जो होती है वो 1 मीट्रिक टन अगर CO2 होगा तो वो 1 क्रेडिट के इक्वल माना जाता है। अब इसकी क्रियाविधि क्या होती है? जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वो अपने उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती हैं। अर्थात उनका जो ये अगर कहा जाए कि इस सीमा तक ही आपको उत्सर्जन करना है, तो वहां पर औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, वो उसको कम नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी दशा में अब उनके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो उत्सर्जन लक्ष्य को जब पूरा नहीं कर रही हैं, मान लीजिए उनको तय कर दिया गया कि 100 मीट्रिक टन से ज्यादा आपको उत्सर्जन नहीं करना है, और वो 100 मीट्रिक टन से ज्यादा उत्सर्जन उनका हो ही जाएगा, तो उस जो मार्जिन है, अगर मान लीजिए उन्होंने 150 मीट्रिक टन का उत्सर्जन किया, तो जो 50 का मार्जिन है, 50 मीट्रिक टन को कैसे कवर करेंगे? तो वो जो विकासशील देश ऐसे हैं जहां पर औद्योगिकरण ज्यादा नहीं है, तो उनसे अगर उनके पास ये क्रेडिट है तो उनसे ये क्रेडिट खरीद लेंगे। इस तरह से जो विकासशील देश हैं उनको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि उनको आर्थिक लाभ होगा इसके बदले में, विकसित देश उनसे जब खरीदेंगे तो। और इस प्रकार ये पूरे विश्व में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसको नियंत्रित करने की एक विधि के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि यदि कोई देश है अपने धन या तकनीकी से किसी अन्य देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाता है, तो वो भी कार्बन क्रेडिट अर्जित करता है और उस क्रेडिट को वो बेच सकता है। आसान भाषा में अगर आप कहेंगे तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई देश है, ठीक है, मान लीजिए वो उत्सर्जन कर रहा है, ए है वो, मान लीजिए उत्सर्जन कर रहा है, और उसकी एक निश्चित जो सीमा तय की गई, कैपिंग जो बनाई गई कि आपको मान लीजिए 100 मीट्रिक टन से ज्यादा उत्सर्जन नहीं करना है, लेकिन वो इससे ज्यादा कर रहा है। साथ ही साथ अब ये क्या करता है, अगर मान लीजिए किसी छोटे देश में या किसी अन्य जगह पर कुछ ऐसी चीजों में निवेश करता है, जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा से वो बिजली का निर्माण करता है, तो सौर ऊर्जा से मान लीजिए उसने 150 मीट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन, मतलब उसने इतनी बचत की कि सौर ऊर्जा से बिजली बनाने में कोयले के आधार पर अगर वही बिजली की मात्रा बनाई जाती तो 150 मीट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन करना पड़ता। इसका मतलब उसने 150 मीट्रिक टन का क्रेडिट हासिल कर लिया, किससे? सौर ऊर्जा से बिजली बनाकर। अब उस क्रेडिट का इस्तेमाल वो कर सकता है, उसको बेच सकता है, साथ ही उसको जो सीमा दी गई थी उस सीमा को माइनस करने के बाद उसके पास जो अतिरिक्त क्रेडिट बचता है उस क्रेडिट का वो इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे को बेच सकता है। तो ये इसका मतलब होता है। अब देखिए इसमें कुछ विवाद भी हुआ क्योटो प्रोटोकॉल में, जब इसकी बात आई सामने तो इस पर जो विकसित देश हैं सहमति न बन पाने के कारण विवाद हुआ और फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए इसमें मैंने वही बात बताई कि इसमें एक कैप तय कर दिया जाता है, जो भी सरकार होगी या सरकारों का समूह होगा, इन लोगों के बीच में यह समझौता होगा और एक कैप तय कर दिया जाएगा। मान लीजिए 100 मीट्रिक टन का कैप तय किया गया कि कोई भी देश इससे ज्यादा उत्सर्जन नहीं करेगा। अब कोई देश अगर 100 की बजाय 80 मीट्रिक टन ही मान लीजिए उत्सर्जन CO2 या उसके इक्वल जो हम कह सकते हैं जो गैसें हैं हानिकारक उसका उत्सर्जन कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसके पास 20 मीट्रिक टन क्रेडिट के रूप में हो जाएगा और इस 20 मीट्रिक टन का इस्तेमाल वो बेचने के लिए उसके क्रय विक्रय में कर सकता है। वहीं इसका उल्टा, अगर वो मान लीजिए 100 उसकी सीमा तय की गई है और 120 मीट्रिक टन तक उत्सर्जन कर दिया, तो 20 मीट्रिक टन इसको खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी और ये किसी विकासशील देश पर आश्रित होगा, वहां उसे खरीद लेगा। अब इसी को कार्बन क्रेडिट के रूप में देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार ये उदाहरण देके आपको समझाया गया है कि कंपनी ए ने उत्सर्जन की सीमा से अगर कम उत्सर्जन किया तो जो बचा हुआ क्रेडिट होगा वो कंपनी बी को वो बेच देती है। यही चीजें देशों पर भी लागू होती है, इसी को कार्बन क्रेडिट के रूप में देखा जाता है। यहां पर इसको समझाया गया है कि मान लीजिए यहां पर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने अगर अपना कोई मान लीजिए सोलर प्लांट, जो कि मैंने शुरू में उदाहरण दिया, वो सोलर प्लांट लगाती है, तो अपने द्वारा जो उत्सर्जन किया जा रहा है, जो उत्सर्जन किए जा रहे गैसों की मात्रा है, उससे ज्यादा अगर सोलर प्लांट के माध्यम से वो अपने क्रेडिट को बढ़ा लेती है, तो अपने चीजों को बैलेंस करने के अलावा जो उसका उत्सर्जन है वो क्रेडिट के रूप में हो जाएगा और उसी का इस्तेमाल होगा। अब देखिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को हम समझते हैं। पेरिस समझौते का जो अनुच्छेद 6 है
ये वास्तव में क्या था, इसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित थी। तो देखिए इसमें जो अनुच्छेद 6 है वो इसमें 3 प्रमुख तंत्र ये प्रदान करता है। पहला अनुच्छेद 6(2) ये क्या है, तो देशों को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के जरिए उत्सर्जन में कमी लाने की अनुमति देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देश, द्विपक्षीय का मतलब 2 देश भी आपस में समझौता कर सकते हैं और 2 से अधिक देश भी, बहुपक्ष भी इसमें हो सकते हैं, और इस समझौते के जरिए वो आपस में इस बात को तय करेंगे कि कैसे जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी लाया जाए। इस बारे में वो समझौते को इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी बातें उसमें तय करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 6(4) कहता है कि उत्सर्जन में कटौती के लिए केंद्रीकृत तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी देखरेख कौन करेगा, संयुक्त राष्ट्र निकाय करेगा। दूसरी बात इसमें केंद्रीकृत तंत्र की बात की गई थी, अर्थात इसकी मॉनिटरिंग की बात की गई थी। वहीं तीसरी बात जो अनुच्छेद 6(8) कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गैर बाजार दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। गैर बाजार दृष्टिकोण का मतलब सिर्फ और सिर्फ खरीद और फरोख्त ही इसके केंद्र में नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाभ ही इसके केंद्र में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लाभ के चक्कर में कि हम तो क्रेडिट खरीद ही लेंगे तो हमें अपना उत्सर्जन कम करने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में इसके पीछे जो नियति है वो ये है कि इसको वास्तव में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में सोचना होगा, और इसके तहत जो विभिन्न देश हैं उनके आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात यहां पर की जाती है। सहयोग के माध्यम से ऐसी परियोजनाएं चलाई जाएं जिससे कि अगर कोई कम विकसित देश है तो वहां पर भी जो विकसित देश है उसको आर्थिक सहायता दे सकते हैं। दोनों देश आपस में ज्ञान साझा कर सकते हैं, तकनीकी साझा कर सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हम कह सकते हैं समग्र रूप से कम किया जा सके। एक समेकित प्रयास हो सके जिसमें कि छोटे बड़े, विकसित, अल्प विकसित, विकासशील सभी देश एक मंच पर सहयोग कर सके। तो ये इसका 6.8 जो क्लास है वो कहता है। ये 3 बातें थी, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां थी। जैसे एक चुनौती बहुत आसान भाषा में आप समझिए कि दोहरी गणना को रोकना। दोहरी गणना का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी ने जो तय सीमा तय की गई 100 मीट्रिक टन, उससे कम इसने 80 मीट्रिक टन ही CO2 उत्सर्जन किया, तो इसने 20 क्रेडिट की कमाई कर ली। अब दूसरी कंपनी को इसने 20 क्रेडिट क्या किया, सेल कर दिया। मान लीजिए बी को इसने 20 क्रेडिट सेल कर दिया। अब लेकिन जब अपने अपने देश के आंकड़े को ये दिखाएंगे तो ये अपने ए जो है अपने देश के आंकड़े में दर्शाएगा कि उसने 20 क्रेडिट जो है वो अर्जित किया, 20 क्रेडिट कमाया CO2 उत्सर्जन को कम करके। वहीं ये 20 क्रेडिट यहां पर सेल किया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बी है वो भी अपने देश में मान लीजिए उसने 120 क्रेडिट उत्सर्जन किया है। क्रेडिट तो नहीं कहेंगे, 120 एक मात्रात्मक इकाई के रूप में देख लीजिए, उसने उत्सर्जन किया है और यहां से 20 क्रेडिट जब उसने खरीदा तो इसमें से 20 माइनस कर दिए। तो इस 20 का जो ये 20 क्रेडिट है इसका इस्तेमाल 2 जगह पर हो रहा है ना। एक तो आप ए में भी देख रहे हैं, यहाँ के ए की कंट्री या कंपनी के आंकड़े में भी ये दिखाई दे रहा है, और यही 20 यहाँ पर अगर माइनस किया जाएगा तो ये बी आंकड़े में भी दिखाई देगा। तो ये जो दोहरी गणना है इसको लेकर यह सुनिश्चित करना था कि उत्सर्जन में कमी की गणना 2 बार न की जाए, नहीं तो इससे क्या होगा, जो एक्चुअल तस्वीर है कि वास्तव में जो गैस का उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, उसमें कमी नहीं आ रही, क्योंकि 2 बार इस आंकड़े को दिखाया जा रहा है। एक तो ये चुनौती थी, दूसरा था पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि इसमें उत्सर्जन में कमी की रिपोर्टिंग ठीक हो, निगरानी के लिए मजबूत एक सिस्टम बनाया जाए, ताकि जो आंकड़ों का ये खेल होके न रह जाए। वास्तव में जो एक्चुअल उत्सर्जन कम हो रहा है वो चीज दिखाई देनी चाहिए, केवल वो कागजी आंकड़े ना हो। तीसरा यह है कि समानता और निष्पक्षता की बात की गई कि इसमें सभी देश एक समान प्लेटफॉर्म पर देखे जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जो कम विकसित देश हैं वो पीछे रह जाएं। तो इसके लिए विशेष रूप से जो विकासशील देश हैं उनको भी साथ लेके समान लाभ उनको भी मिले, मौजूदा असमानताएं और न बढ़ें। ये कुछ ऐसी चुनौतियां थी। अब भारत को इस पहल से, कार्बन वैश्विक व्यापार में को हरी झंडी मिलने से इससे क्या भारत को लाभ हो सकता है, इस पक्ष को भी देख लेते हैं। तो भारत और कार्बन बाजार की अगर बात करें तो 2010 से 22 में आप देखेंगे कि 278 मिलियन कार्बन क्रेडिट भारत के द्वारा जारी किया गया। अब इसमें क्या है, वैश्विक सप्लाई का ये 17% है। तो ऐसी दशा में अगर इससे धन लाभ होना होगा तो भारत को 17% पूरे विश्व के कार्बन क्रेडिट को, अगर ये आंकड़े के हिसाब को हम सही माने तो ये हुआ, तो इसको और बढ़ाया जा सकता है नई तकनीकी का इस्तेमाल करके। तो एक बड़ा आर्थिक लाभ का ये कारण बन सकता है। साथ ही साथ नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। एक अनुमान कहता है कि लगभग 2 लाख से अधिक नई नौकरियों का सृजन हो सकता है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में तो योगदान देगा ही। भारत का जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का, उस लक्ष्य में यह मददगार साबित हो सकता है। साथ ही उत्सर्जन और ऊर्जा की बात करें तो भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन
साथ ही साथ ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा में भी भारत अग्रणी है और इस कदम के बाद भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और ज्यादा ध्यान देगा। और अगर उसने सही ढंग से इस बात को इंप्लीमेंट कर लिया तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वो पहले ही अग्रणी भूमिका के तौर पर आज अलग अलग मंचों पर दिखाई देता रहा है और मजबूत एक व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था के रूप में ये उभर सकता है। अब देखिए, उद्योग में भी सुधार होगा। कार्बन प्राइसिंग उद्योग में आधुनिकीकरण और नवाचार को अगर बढ़ा दिया जाए तो इस उद्योग में भी सुधार देखने को मिल सकता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप यूरोप में देखें कि EU ETS से औद्योगिक उत्सर्जन में यूरोप में 41% की कमी आई, तो भारत भी ऐसा कर सकता है। ग्रीन निवेश में के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग है उसको भी भारत आकर्षित कर सकता है। साथ ही साथ ग्रीन बॉन्ड्स और सतत विकास जो योजनाएं हैं उनको और लाभ मिल सकता है। किसान कार्बन खेती करके अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं, ये किसानों को भी लाभ पहुंचाएगा। हम कह सकते हैं ग्रामीण विकास में भी इसका योगदान होगा। उदाहरण के तौर पर आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं, 65,000 प्रति एकड़ वहां पर कमाई की गई है। तो ये इस बात का उदाहरण है कि आगे इस पर अगर और ध्यान दिया जाए तो ग्रामीण विकास का भी एक सशक्त माध्यम हो सकता है। सतत कृषि की अगर बात करें तो कृषि और वनीकरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर हम नए आय के स्रोत को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये राह आसान हो गई COP29 में। कार्बन क्रेडिट को हरी झंडी मिलने के बाद, कार्बन वैश्विक व्यापार को हरी झंडी मिलने के बाद, ऊर्जा से लेकर रियल एस्टेट तक हम ऐसे नए नियम बना सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्बन क्रेडिट योजनाएं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाने की कोई बड़ी कंपनी है तो हम कुछ ऐसे नियम बना दें कि आप अपने बिल्डिंग बनाने के क्रम में इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ऊर्जा की बचत करते हैं या कुछ इस प्रकार का अपने यहाँ प्लांटेशन कराते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती हो सकती है, तो आपको कुछ नीतियों में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसको हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो विशेषज्ञता के अवसर भी बढ़ेंगे। विशेष रूप से कार्बन अकाउंटिंग और ट्रेडिंग में नई नौकरियां और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा और शहरी विकास में भी आप इसका प्रभाव देख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण के तौर पर आपके सामने इंदौर का जिक्र किया जा सकता है, जहां पर कि कचरे से आप देखे होंगे कार्बन क्रेडिट से कमाई की गई कचरे से वहां पर बिजली बनाने की जो व्यवस्था है। अब इसको जितने नए शहर हैं जहां पर कचरों का ढेर दिखाई देता है, कचरों का पहाड़ दिखाई देता है, इस दिशा में सोचकर हम शहरी विकास के नए मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। इन सभी पक्षों को समझने के बाद अब आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं जिसकी जिम्मेदारी आप पर है इसका सही और सटीक जवाब देने की। प्रश्न आपके सामने है कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कौन सा तत्व देशों के बीच सहयोग के लिए जिम्मेदार है? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण, विकल्प बी कार्बन बाजार तंत्र, विकल्प सी ऊर्जा संरक्षण कानून या विकल्प डी जलवायु रिपोर्टिंग प्रणाली। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।